हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जायांग की संरचना। जायांग गाइनोसियम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है और जायांग का एक इकाई सदस्य स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है ना? तो जायांग जो होता है, जायांग पुष्प का मादा जननांग है। इसका इकाई सदस्य स्त्री केसर या अंडक कहलाता है। ठीक है, हम स्त्री केसर की बात करें, यानी कि ये एक स्त्री केसर की संरचना है। तो स्त्री केसर जो होता है वो मिलकर जायांग बनाता है, यानी कि जायांग के अंदर स्त्री केसरों का समूह होता है। ठीक है ना, अंडकों का समूह होता है। जो जायांग होता है उसके अंदर ये अंडक एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर किसी जायांग के अंदर एक ही अंडक है तो उसे एक अंडपी जायांग कहते हैं। इसी प्रकार से जायांग के अंदर एक से अधिक अंडक होते हैं तो उसे बहु अंडपी जायांग कहते हैं। एक अंडपी मोनोकार्पेलरी, जिसके अंदर क्या हो, ऐसा जायांग जिसके अंदर एक ही अंडक हो उसे एक अंडपी जायांग कहते हैं। दूसरी प्रकार से बहु अंडपी, मल्टी कार्पेलरी, यानी कि वह जायांग जिसके अंदर अंडकों की संख्या एक से अधिक। तो क्या कहलाता है? बहु अंडपी। अगर बहु अंडपी है तो दो प्रकार से होगा। जायांग के अंदर पाए जाने वाले अंडक अलग अलग हैं तो उसे व्युक्ता अंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युक्ता अंडपी। व्युक्ता अंडपी। एपोकार्पस, यानी कि जिनके अंदर जो पाए जाने वाले अंडक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जायांग के अंदर पाए जाने वाले अंडक पृथक पृथक होते हैं तो इस प्रकार के जायांग को व्युक्ता अंडपी जायांग कहते हैं। ऐसा होता है चंपा के अंदर। इसी प्रकार से इनके अंदर पाए जाने वाले अंडक जो होते हैं वो अगर जुड़े हुए हो तो उसे संयुक्ता अंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ता अंडपी कहा जाता है। सिनकार्पस, ऐसा होता है सरसों के, यानी कि जिनके अंदर वह जायांग जिसके अंडक आपस में जुड़े हुए हो तो वो क्या कहलाता है? संयुक्ता अंडपी कहलाता है। तो एक जायांग के अंदर एक अंडक भी हो सकता है तो उसे एक अंडपी कहते हैं। एक जायांग के अंदर एक से अधिक अंडक हो तो उसे बहु अंडपी जायांग कहते हैं। और पाए बहु अंडपी जायांग के अंदर पाए जाने वाले अंडक अगर पृथक पृथक हो तो उसे व्युक्ता अंडपी, और जायांग के अंदर पाए जाने वाले अंडक अगर जुड़े हुए हो तो उसे संयुक्ता अंडपी कहते हैं। तो ये तो हो गई जायांग की बात। अगर हम एक स्त्री केसर की बात करें, एक अंडक की बात करें, तो इसके अंदर तीन भाग मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा।
और दूसरा भाग जो होता है वो यहां से लेकर यहां तक होता है, वो होता है वर्तिका स्टाइल। और तीसरा भाग जो होता है वो आधारी भाग होता है, और फूला हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? ओवेरी। वर्तिकाग्र स्त्री के सिर का सबसे ऊपर का भाग होता है, जो चपटा होता है, जो उस पर रोम पाए जाते हैं, और इसका कार्य होता है परागकणों को ग्रहण करना, और परागकण इसी भाग पर अंकुरित होते हैं। दूसरा भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य एक पतली नलिका होती है। ये नलिका वर्तिका कहलाती है। ये ठोस हो सकती है और ये खोखली हो सकती है। इसका कार्य क्या होता है? अंकुरित परागकण से निकलने वाली पराग नली को अंडाशय में जाने के लिए मार्ग प्रदान करना इसका कार्य होता है, वर्तिका का कार्य। उसके बाद में इस स्त्री के सिर का नीचे का फूला हुआ आधारी भाग जो होता है वो ओवेरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अब इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो बीजांड जो होते हैं वो अंडाशय के अंदर एक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, और एक से अधिक भी होते हैं। एक होता है वो होता है गेहूं के अंदर, और कंपोजिटी कुल के सदस्यों के अंदर एक ही बीजांड पाया जाता है अंडाशय के अंदर। एक ही बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है, और अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड भी पाए जाते हैं, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन, इनके अंदर एक से अधिक बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है, क्योंकि इस स्त्री के सिर का सबसे प्रमुख भाग जो होता है वो बीजांड होता है। स्त्री के सिर के 3 भाग होते हैं। एक वर्तिकाग्र, 2 वर्तिका, और 3 अंडाशय। ओके, ठीक है। अगले हम बात करते हैं बीजांड की संरचना के बारे में, यानी कि बीजांड जो होता है वो किस प्रकार है। बीजांड ओव्यूल की संरचना। बीजांड की संरचना किस प्रकार की, ठीक है। तो बीजांड जो होता है इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि ये एक व्रंतनुमी संरचना से लगा रहता है। इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहा जाता है। ट्यूनिकल। यहां से लेकर यहां तक का जो संरचना जो होती है वो एक पतली संरचना होती है, जिसके द्वारा बीजांड जो होता है वो अंडाशय की भीतरी भित्ति से लगा रहता है। ये संरचना बीजांड व्रंत कहलाती है। यानी कि बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति पर जिस स्थान पर लगा रहता है वो भाग बीजांडासन कहलाता है। बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान पर लगा रहता है वो भाग क्या कहलाता है? वो भाग बीजांडासन प्लेसेंटा कहलाता है। बीजांडासन प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। और बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड से जिस भाग पर जुड़ता है, जैसे ये बीजांड व्रंत है, ये बीजांड से यहाँ से जुड़ रहा है, ये भाग जो होता है वो हाइलम कहलाता है। ये भाग हाइलम कहलाता है। यानी कि बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति के द्वारा जहां से जुड़ा होता है वो भाग बीजांडासन, और बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहा जाता है। इस हाइलम के ऊपर का भाग जो होता है वो बीजांड का है, और इस हाइलम के नीचे का भाग जो होता है वो बीजांड व्रंत है, और ये बीजांड व्रंत अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ जो हाइलम है यहाँ पर एक उभारनुमी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को रेफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफी।
इस संरचना को रेफी कहा जाता है। ये संरचना यहाँ पर पाई जाती है जिस स्थान पर बीजांड जो होता है बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है, उस स्थान पर एक संरचना पाई जाती है, उभार रूपी एक संरचना होती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? रेफी कहा जाता है। अब इस हाइलम के ऊपर का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। अब ये बीजांड जो है वो इस हाइलम से ऊपर के भाग से 180 के कोण पे मुड़ा हुआ है। ये सीधा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, और ये 90 डिग्री के कोण पे भी मुड़ सकता है। यानी कि ऊपर का भाग जो होता है हाइलम से ये भाग मुड़ा हुआ है। इस प्रकार का बीजांड जो होता है वो प्रत्येक प्रकार का बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक बीजांड कहलाता है। किसमें पाया जाता है? ये बीजांड जो होता है वो आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। इसी प्रकार का बीजांड होता है, यानी कि बीजांड वृत्त से कितने पे कोण पे घूम गया? ये 180 के कोण पे घूम जाता है। यानी कि ये जो बीजांड ऊपर का सिरा है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, ये यहाँ होता है और यहाँ से ये घूम कर कहाँ गया? यहाँ पर आया। कितने पे कोण पे घूम गया? 180 के कोण पे घूम गया। तो किस प्रकार का बीजांड हो गया? प्रत्येक प्रकार का बीजांड हो गया। अब देखिए, इस हाइलम के ऊपर का भाग जो बीजांड का आधारी भाग कहलाता है, इस भाग को निभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निभाग। इस भाग को निभाग कहा जाता है। ये भाग बीजांड का आधारी भाग होता है। बीजांड का आधारी भाग जो होता है वो निभाग कहलाता है, जो हाइलम के ऊपर का भाग होता है, जो बीजांड का आधारी भाग कहलाता है। अब देखिए इसके आगे का भाग, निभाग के आगे की ओर जो इसका प्रमुख भाग जो होता है ये मृदुत्व की कोशिकाओं का बना होता है। ये भाग जो दिखाई दे रहा है इस भाग को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय, न्यूसिलस कहा जाता है। ये भाग जो होता है इस बीजांड का प्रमुख भाग होता है। इसके अंदर मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसी भाग से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है वो बीजांड काय से होता है और इसके अंदर मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि सबसे मुख्य भाग जो बीजांड का होता है वो बीजांड काय होता है, जिसके अंदर ये मृदुत्व की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये बीजांड काय कहलाता है। आगे देखिए, इस बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। इस बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण। ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाता है? अध्यावरण, इंटेगमेंट। ये अध्यावरण दो है, यानी कि प्रत्येक बीजांड जो होता है वो आवर्तबीजी पादपों में होता है। इनके अंदर बीजांड काय के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण होते हैं? दो आवरण। यानी कि अध्यावरण कितने होते हैं? दो। अंदर की ओर होता है ये अंतर अध्यावरण है, बाहर की ओर होता है वो बाह्य अध्यावरण। ठीक है। इसी प्रकार से अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, अध्यावरण के आधार पर जिसके अंदर दो अध्यावरण पाए जाते हैं तो इसे द्वि अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। द्वि अध्यावरणीय बीजांड कहलाता है। बाइटैगमिक, जिसके अंदर कितने अध्यावरण होते हैं? दो अध्यावरण होते हैं, अंतर अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। ठीक है। अब जिस बीजांड के अंदर एक ही अध्यावरण पाया जाता है इसे एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक ही अध्यावरण होता है। बीजांड काय के चारों ओर एक ही अध्यावरण होता है तो वो क्या कहलाता है? एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाता है। यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक कहलाता है जिसके अंदर एक अध्यावरण ही पाया जाता है।
कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनके अंदर अध्यावरण पाए नहीं जाते, यानी कि जिनके अंदर अध्यावरण नहीं होता, तो इस प्रकार के बीजांड को अध्यावरणीय बीजांड कहा जाता है। अध्यावरणीय बीजांड कहा जाता है। एटैग्मिक बीजांड कहा जाता है। अब देखिए, बीजांड काय का कुछ भाग जो होता है वो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं होता, यानी कि जो आगे का भाग नलिकाकार हो जाता है, जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, इस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। मुख्य भाग है ये भी बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल कहा जाता है, यानी कि इस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। ये वो स्थान है जहां से पराग नली बीजांड काय में प्रवेश करती है। पराग नली जो होती है वो वर्तिका से होती हुई, अंडाशय से होती हुई बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करती है, यानी कि इसी भाग से पराग नली भ्रूणकोश तक जाती है। भ्रूणकोश जो होता है वो बीजांड काय से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ बीजांड द्वार से पराग नली प्रवेश करती है, यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। यह बीजांड का शीर्ष भाग होता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहा जाता है। अब बीजांड द्वार और निभाग ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार शीर्ष भाग की ओर, तो बिल्कुल नीचे की ओर निभाग भाग होता है। निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे से ठीक विपरीत होते हैं, और इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य होता है बीजांड काय, ठीक है। अब देखिए, अब बीजांड काय के अंदर जो संरचना बनती है, इस संरचना को बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। ये संरचना बीजांड काय से विकसित होती है, और इस संरचना को मादा युग्म पोध कहते हैं। ये संरचना जब बीजांड परिपक्व हो जाता है, तब इस संरचना का निर्माण होता है। अब भ्रूणकोश क्या होती है, इनकी संरचना विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए, यानी कि मर्दुतकीय कोशिकाएं जो होती हैं बीजांड काय के अंदर, इन कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, और वो किसका निर्माण करती है? भ्रूणकोश का निर्माण करती है। जब भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, तो किस प्रकार का भ्रूणकोश होता है? मैं ये संरचना है यहाँ थोड़ी बड़ी करता हूँ, इस प्रकार से देखिए। यहाँ बीजांड द्वार वाले भाग, ये बीजांड द्वार वाला भाग है, और ये निभाग वाला भाग, ठीक है। ये बीजांड द्वार वाला भाग है, और ये वाला भाग निभाग वाला भाग है। तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है? 3 कोशिकाएं होती है। ये कौन सी कोशिका है? बीजांड द्वार की ओर की कोशिका। और निभाग भाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती है। निभाग भाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती है, और मध्य के अंदर एक कोशिका होती है, जिसके अंदर 2 केंद्र। तो इस प्रकार की संरचना होती है भ्रूणकोश। तो आवृतबीजी पादपों में प्रारूपिक भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय कौन सी? देखिए, निभाग भाग की ओर 1, 2 और 3 कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिवेशांत कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। अब मध्य के अंदर जो कोशिका है, जिसके अंदर 2 केंद्र होते हैं, और ये केंद्रक निषेचन क्रिया से ठीक पहले दोनों केंद्रक मिल जाते हैं और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोनों केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, और ये कोशिका जो होती है वो केंद्रीय कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रीय कोशिका कहलाती है। और बीजांड द्वार की और 3 कोशिकाएं जो होती हैं,
इनमें से पार्श्वीय कोशिकाएं, ये पार्श्व में, ये पार्श्व में, इन पार्श्वीय कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। और मध्य में जो कोशिका होती है ये सबसे मुख्य कोशिका है, और इस कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। ये मुख्य कोशिका है, अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 कोशिकाएं। कौन कौन सी? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 2 सहायक कोशिकाएं और 1 मध्य में अंड कोशिका और केंद्रीय कोशिका। कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए इनके अंदर 8 केंद्रक होते हैं। यानी कि आवर्तबीजी पादपों में प्रारूपिक भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। बीजांड ओव्यूल की संरचना बीजांड में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, बीजांड व्रंत। क्लिनिकल, वह व्रंत जिस पर बीजांड लगा रहता है, वह व्रंत जिस पर बीजांड लगा रहता है बीजांड व्रंत कहलाता है। बीजांड व्रंत कहलाता है। यह अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर बीजांडासन से लगा रहता है। बीजांडासन प्लेसेंटा से लगा रहता है। नंबर 2, नाभिका फाइलम, वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा होता है, नाभिका कहलाता है। यानी कि बीजांड व्रंत बीजांड से जिस भाग पर जुड़ता है वह स्थान हाइलम या नाभिका कहलाता है। 3 नंबर, रेफी। बीजांड व्रंत में पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना। बीजांड व्रंत में पाई जाने वाली उभरी हुई संरचना रेफी कहलाती है। चार नंबर,
निभाग। बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है, निभाग कहलाता है। आधारीय भाग बीजांड का जो होता है वो निभाग कहलाता है। 5 नंबर, बीजांड काय, बीजांड काय, न्यूक्लियस। देखिए, अध्यावरण से घिरा हुआ मृदुतकीय कोशिकाओं का भाग बीजांड काय कहलाता है। अध्यावरण से या अध्यावरणों से घिरा मृदुतकीय कोशिकाओं का भाग, कोशिकाओं का भाग बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। ये मृदुतकीय कोशिकाओं का भाग है जो अध्यावरण से घिरा हुआ होता है। 6 नंबर, अध्यावरण इंटैगमेंट, बीजांड काय की रक्षात्मक परतें या रक्षात्मक आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। अध्यावरण 3 प्रकार से हो सकते हैं। अध्यावरणीय जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता, एक अध्यावरणीय जिसके अंदर एक ही अध्यावरण पाया जाता है, द्वि अध्यावरणीय जिसके अंदर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। 7 नंबर, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते, जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते, बीजांड द्वार कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। और इस बीजांड द्वार से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। 8 नंबर, अंतिम भाग भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, बीजांड का मादा युग्मकोद्भेद भ्रूणकोश कहलाता है। इसका विकास बीजांड काय की मर्दुतकीय कोशिकाएं से होता है। एक प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की
होता है।